Hello students, I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography in BSR Government Arts College, Alwar. Students, you are at the online classes of Government Arts College, Alwar, and we are doing fifth paper of BA Honours Part 2, that is Political Geography. And the topic that we are taking today is Geopolitical Elements of Environment. पर्यावरण की भू राजनीति. जियोपॉलिटिकल एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है जियोपॉलिटिक्स एंड ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की भू राजनीति. तो स्टूडेंट्स, पहले हम ग्लोबलाइजेशन शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं. ग्लोबलाइजेशन यानी पूरी दुनिया एक यूनिट के रूप में है जिसमें राज्यों की सीमाएं ज्यादा महत्व नहीं रखती. सभी राज्यों में व्यापार निर्बाध व्यापार बिना किसी बैरियर के होता है. सभी राज्यों में फंड्स ट्रांसफर एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरे राज्य अपने मैकेनिकल तरीके से हो जाते हैं और सभी देश एक सिंगल यूनिट यानी एक ग्लोब के रूप में फंक्शन करते हैं. तो आज जियोपॉलिटिक्स एंड ग्लोबलाइजेशन पर हम ये टॉपिक करते हैं. वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक और व्यापार का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है, यानी व्यापार एक देश से दूसरे देश पर नहीं सिमटकर पूरे विश्व में कहीं भी व्यापार हो सकता है. तो दूसरी ओर राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारधाराओं का विश्वव्यापी फैलाव होता है. यद्यपि यह प्रक्रिया प्राचीन काल से ही चली आ रही है. जब लंबी स्थलीय एवं जलीय यात्रा की जाती थी तब उनका उद्देश्य नवीन क्षेत्रों की खोज करना, संसाधनों का ज्ञान प्राप्त करना, सभ्यता और संस्कृति का फैलाव रहा. विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं का आदान प्रदान प्राचीन काल से होता आ रहा है, लेकिन 18वीं और 19वीं शताब्दी में जब विश्व बड़ी दृढ़ता से सब देशों के अंदर बट गया था, तब कुछ देशों ने आपस में आदान प्रदान और व्यापार के ऊपर रोक लगा रखी थी. यद्यपि उसका विस्तार सीमित था, जो परिवहन के साधनों के साथ विस्तृत होता चला गया. इसका अन्य उदाहरण धर्म का विस्तार है, अर्थात एक स्थान पर उद्भूत 6 में से विभिन्न देशों में होता चला गया, चाहे वो ईसाई धर्म हो, इस्लाम हो, बौद्ध धर्म हो. औपनिवेशिक काल में ब्रिटेन, डच, फ्रेंच, पुर्तगाल आदि ने विश्व के अनेक भागों में अपना साम्राज्य स्थापित की करके न केवल उनके संसाधनों का शोषण किया, अपितु अपनी संस्कृति को भी आरोपित किया तथा अपने यहाँ की वस्तुओं को वहां पहुंचाया. यह प्रक्रिया औद्योगिक क्रांति के पश्चात अधिक तीव्र हुई, क्योंकि अतिरिक्त उत्पादित माल के लिए बाजार की आवश्यकता थी और इस कार्य में सहयोग दिया परिवहन एवं संचार क्रांति ने. जैसे जैसे द्रुतगामी परिवहन के साधनों का विकास होता गया, दुनिया छोटी होती गई और आज विश्व एक गांव और वैश्विक गांव, ग्लोबल विलेज बन गया है. अतः वैश्वीकरण का वर्तमान स्वरूप उभर कर आया है, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम मिला है. मूल रूप से वैश्वीकरण आर्थिक जगत में प्रस्फुटित हुआ, वहीं पल्लवित हो रहा है और उसका प्रतिफल विश्व व्यापार के परिवर्तित स्वरूप में देखा जा सकता है. तो हम ये मान सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण एक व्यापार के लिए एक स्थिति है जिसमें प्रत्येक राज्य या देश ये चाहता है कि उसके द्वारा उत्पादित जो वस्तु है वो दूसरे देश बेरोक टोक आराम से ले पाए, जिससे कि उनका व्यापार फैले. बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था का विकास, जिसे एलपीजी की संज्ञा दी गई है, अर्थात लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण तथा ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की नीति कहा जाता है. यानी हर देश उदार हो आयात के लिए, प्राइवेटाइजेशन हो जिससे कि सुविधाएं ज्यादा अच्छी मिले, और ग्लोबलाइजेशन यानी कहीं पर भी कोई भी देश अपने व्यापार को बड़ी आसानी से कर सके. ये शब्द एक दूसरे के पूरक के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं और सबका उद्देश्य विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अपने उत्पादों का प्रचलन और लाभ है. किंतु वैश्वीकरण के साथ
अंतर्निहित भावना एक दूसरे की पूरकता की भी है, जो मांग और पूर्ति के सिद्धांत से जुड़ी हुई है। आर्थिक दृष्टिकोण से वैश्वीकरण व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है। इस प्रतिस्पर्धा के वाहक विभिन्न देशों के बाजार हैं, जो मुक्त होकर विभिन्न उत्पादों के आवागमन और वितरण को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। इस व्यापारिक स्वतंत्रता का आधार न्यूनतम लागत से अधिकतम उत्पादन और अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। यह कार्य औपनिवेशिक काल से होता आ रहा है और इससे पूर्व भी अन्य रूपों में प्रचलित रहा है। यद्यपि वैश्वीकरण का वर्तमान प्रचलन 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आर्थिक दृष्टिकोण से ही इसकी जड़ें 18वीं शताब्दी के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन, राष्ट्रीय आय में अधिक वृद्धि और इसके पश्चात आर्थिक विकास के वाणिज्यिक मॉडल में निहित है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और निजीकरण पर आधारित वैश्वीकरण को सोवियत संघ में 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में घटित ग्लासनोत्स और पेरेस्ट्रोइका की नीतियों के तहत जब सोवियत संघ का विघटन और 15 नए स्वतंत्र देशों के रूप में उदय हुआ, तो साम्यवाद को करारा झटका लगा और उदारीकृत बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था को बल मिला, जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान की। वैश्वीकरण की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं कि ग्लोबलाइजेशन माने पूरी पृथ्वी एक सिंगल मार्केट के रूप में उभर कर आई है, जिससे कि प्रत्येक देश अपने उत्पाद को कहीं पर भी भेज सके, बेच सके और उसको उसके बदले में पूरा प्रॉफिट मिले। वैश्वीकरण एक ऐसी अवधारणा है जिसमें क्रमशः कोई भी सक्षम देश, उस देश के वित्तीय संस्थान दूसरे देशों से प्रतिबंध मुक्त रहकर पूंजी निवेश, उत्पादन और व्यापार ये सब कर सकते हैं। यह माना जाता है कि इन आर्थिक क्रियाओं के साथ साथ सांस्कृतिक एवं सामाजिक विचारों का प्रवाह भी होगा, किंतु यह कितना प्रभावशाली होगा यह विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर है। यह निश्चित है कि जब उन्मुक्त प्रवाह वस्तुओं एवं विचारों का होगा तो उसका प्रभाव विश्व के विभिन्न प्रदेशों पर अवश्य होगा। कॉफमैन एवं यंग 1996 के अनुसार वैश्वीकरण राष्ट्रों की राजनीतिक सीमाओं के आर पार आर्थिक लेन देन की प्रक्रियाओं और उनके प्रबंधन का प्रवाह है। अर्थात विश्व के देश एक दूसरे से आर्थिक समझौता कर वैश्विक स्तर पर व्यापार करते हैं और इस प्रकार की व्यवस्था से विश्व स्तर पर प्रक्रिया निर्धारित होती है और आवश्यकता अनुसार संसाधनों का हस्तांतरण होता है। यह प्रक्रिया मात्र संसाधनों के आदान प्रदान तक ही सीमित न होकर प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी हस्तांतरण, सूचनाओं का हस्तांतरण, ज्ञान एवं विज्ञान का हस्तांतरण तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी होता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस प्रक्रिया के माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों के मध्य, विशेषकर विकसित एवं विकासशील देशों में व्यापार के प्रतिबंध नगण्य या नहीं होते। इसका जहां एक और लाभ होता है तो कतिपय प्रतिकूल प्रभावों का होना भी स्वाभाविक है। वैश्वीकरण में जो विकासशील देश हैं उनको उनके उत्पादन को थोड़ा बहुत झटका लगता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट में उत्पादन विकसित देशों के उत्पादन ज़्यादा सस्ते होते हैं और उनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा बेटर भी होते हैं। इसलिए ग्लोबलाइजेशन में किसी भी देश के व्यापार को कभी कभी एक सेटबैक लग सकता है। यह प्रक्रिया मात्र संसाधनों के आदान प्रदान तक ही सीमित न होकर प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी हस्तांतरण, सूचनाओं का हस्तांतरण आदि के लिए भी होती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस प्रक्रिया के माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों के मध्य, विकसित एवं विकासशील देशों में व्यापार के प्रतिबंध नहीं होते, तो इसके लाभ भी हैं तो नुकसान भी हैं। ब्लेयर और हिटचॉक ने अपनी पुस्तक एनवायरनमेंट एंड बिजनेस में वैश्वीकरण के संबंध में लिखा है कि वैश्वीकरण एक ऐसा विचार है जिससे विश्व एक एकीकृत आर्थिक इकाई के रूप में रहता है, क्योंकि विश्वव्यापी संचार माध्यम जैसे इंटरनेट, सैटेलाइट, फैक्स, कंप्यूटर आदि से त्वरित संवाद स्थापित हो जाता है। यानी
आपको व्यापार करना है या नहीं करना है, उसके लिए अब बहुत दिनों तक वेट नहीं करना होता, तुरंत इन साधनों से और इन माध्यमों से पता चल जाता है। दूसरा, वित्तीय उदारीकरण से विश्वव्यापी वित्तीय बाजार में पूंजी स्थानांतरण तुरंत संभव हो जाता है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, डिजिटल तरीके से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, तो वो पेमेंट भी तुरंत हो जाता है। यूरोपियन संघ आदि से स्वतंत्र व्यापार के उदारीकरण से विश्व के सभी क्षेत्र संयुक्त हो गए हैं तथा अनेक व्यापारिक ब्लॉक जैसे यूरोपियन संघ आदि से स्वतंत्र व्यापार में निरंतर वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने प्रतिष्ठान विश्व में कहीं भी लगा सकती है। मल्टीनेशनल कंपनीज, इंडिया में भी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आई हुई हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्शन यूनिट्स इंडिया में लगा रखे हैं, जहां उत्पादन में न्यूनतम लागत आती है। पश्चिमी सांस्कृतिक मॉडल का विस्तार हो रहा है। इसमें प्रचार माध्यमों की महती भूमिका है तथा मनोरंजन, खेल, फैशन के क्षेत्रों का विश्वव्यापी विस्तार हो रहा है। विश्वव्यापी उपभोक्ता वस्तुओं का विकास जैसे कोका कोला, नाइक, मैकडोनल्ड आदि के लिए विश्व बाजार की आवश्यकता आदि। वास्तव में वैश्वीकरण आज के युग की आवश्यकता है। यह तथ्य सिद्धांत रूप से सभी देश स्वीकारते हैं। यदि कोई वैश्वीकरण को नहीं स्वीकारता है, इसका मतलब वो अपने देश में पिछड़ापन चाहता है। यद्यपि इसके खतरों से सब डरते भी हैं। वैश्वीकरण के माध्यम से विकसित देश अवश्य ही अधिक लाभान्वित होते हैं, क्योंकि वे साधन संपन्न हैं और इसके द्वारा वे अपने व्यापारिक हितों को उचित तरीके से रक्षित करते हैं, यानी अपने व्यापार को पूरा बढ़ावा देते हैं। पी.एस. रामकृष्णन के अनुसार वैश्वीकरण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में उच्च स्तरीय समन्वय स्थापित कर एक विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्था विकसित करेगा, यानी पूरा वर्ल्ड एक सिंगल मार्केट के रूप में उभर कर आएगा। दिस प्रोसेस एम्स एट अ ग्रेटर लेवल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमीज as part of a larger global economic order for efficient and equitable organization of humans on this planet. तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। नंबर 1 पर विभिन्न देशों के मध्य श्रम, पूंजी, टेक्नोलॉजी तथा माल मुक्त रूप से बिना किसी रोक टोक के अंतर्गत एवं बहिर्गमन, सभी प्रकार के मात्रात्मक प्रतिबंध को हटाते हुए नाम मात्र के प्रशुल्कीय ढांचे के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी के अत्याधुनिक एवं परंपरागत साधनों का प्रयोग करते हुए सूचनाओं, आंकड़ों, ज्ञान, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विचारधाराओं का आदान प्रदान। इस प्रकार संकल्पनात्मक रूप में वैश्वीकरण विश्व के विभिन्न देशों में पारस्परिक आर्थिक व्यापारिक संबंधों और अंतर संबंधों की व्यापकता से संबंधित है तथा यह विशुद्ध रूप से बाजारोन्मुख अर्थतंत्र अथवा व्यापार के अंतर्राष्ट्रीयकरण से संबंधित है। तो स्टूडेंट्स, ये था ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।